त्रिशा को लग रहा था कि वह अपने इस जीवन में कभी भी अपने बुरे भाग्य से नहीं बच पाएगी। वह कुछ दिन पहले ही अस्पताल से मुश्किल से बच पाई थी और आज वह खुद ही सामने आ गई थी। अभिमन्यु आज जब बाहर गया तो अपने सभी बॉडीगार्ड्स को साथ नहीं ले गया था। सभी बॉडीगार्ड होटल के इस कमरे में रुके हुए थे। उन्होंने अपने बॉस के बाहर जाने के दौरान कुछ फूड ऑर्डर करने का फैसला किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके बॉस डिलीवरी के आने के ठीक बाद वापस आ गए थे। पर बॉस इतना जल्दी क्यों आ गए? बस कुछ देर और नहीं आते तो शायद ये स्वादिष्ट खाना उनके मुंह में हो सकता था। बॉडीगार्ड्स ने अपनी लार निगल ली। वह खाने की सुगंध सूंघ कर ही बता सकते थे कि खाना कितना स्वादिष्ट बना होगा। सुगंध मात्र से उनकी भूख समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उन लोगों को अभी फूट फूट कर रोने की इच्छा हो रही थी। हालांकि इतना भूखे होने के बावजूद उनके अंदर इस स्वादिष्ट खाने का एक निवाला लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बॉडीगार्ड हकलाते हुए बोला, नहीं, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। बॉडीगार्ड्स की डर के मारे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह और आगे कुछ भी बोल सके, तो वह चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़े हो गए, जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करके अपने टीचर के सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। वह सभी हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड बिल्कुल वैसे ही खड़े थे। त्रिशा को अचानक एक मजबूत दबाव महसूस हुआ, जब एक छाया उसके ऊपर आकर मंडराने लगी। उसका शरीर पूरी तरह से जम गया था। वह हिलने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। उसका दिल उसके मुंह से बाहर निकलने वाला था। अभिमन्यु रायजादा यहाँ था। वह उसके ठीक बगल में खड़ा था। त्रिशा के दिल में हजारों घोड़े दौड़ रहे थे। अभिमन्यु ने नीले रेनकोट पर नजर डाली और अपनी भारी आवाज में बोला, हु इज शी? अभिमन्यु की जानी पहचानी वही पुरानी मधुर पर बेहद डरावनी आवाज उसके कानों के बीच घूम रही थी। त्रिशा को लगा कि यह आवाज उसके सिर के ठीक ऊपर लटकी हुई एक तेज धार चाकू की तरह थी। यह किसी भी क्षण उसके सिर को काटने के लिए उसके ऊपर गिर सकती थी। त्रिशा ने अपने होंठ काटे। उसे डर था कि वह अगले ही पल वह फूट फूट कर रोने लगेगी। बॉडीगार्ड ने कहा, हाँ, हम थोड़े भूखे हैं, इसलिए हमने कुछ फूड ऑर्डर किया था। यह वही फूड डिलीवर करने वाली मैडम है। वही त्रिशा लगातार खुद से कहती रही, शांत हो जाओ, उसे शांत रहना था। भगवान का शुक्र था कि आज उसने मास्क पहना हुआ था और उसका सिर रेनकोट से ढका हुआ था। अभिमन्यु उसे कभी नहीं पहचान पाएगा। बस उसे किसी तरह से शांत रहना था। अभिमन्यु को कभी भी किसी डिलीवरी गर्ल की परवाह नहीं होगी। वह एक घमंडी और सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। ये सही है, बस शांत रहो, धीरज रखो। त्रिशा अपने आप को बार बार ये कहकर समझा रही थी। त्रिशा खुद को इतना समझाने के बाद आत्मविश्वास से भर गई और फिर उसने अपने पैरों को जमीन पर तेजी से दबा दिया ताकि उसके पैर डर से कांपने न लगे। उसे बस एक बात याद रखनी थी, किसी भी हाल में उसे एक भी शब्द नहीं बोलना है। त्रिशा ने महसूस किया कि कोई खतरनाक नजरें उसे ही घूर रहा है। उसका खून तुरंत ठंडा हो गया। हर पल उसके लिए एक टॉर्चर के जैसे था। त्रिशा को तब आश्चर्य हुआ जब अभिमन्यु रायजादा ने अपने नेचर के उलट व्यवहार किया और उसे अचानक से अपने ऊपर से एक बर्फ से भी ज्यादा ठंडी आवाज सुनाई दी। क्या ये भारी है? रेस्टोरेंट के मालिक होने का पहला प्रिंसिपल लोगों से फ्रेंडली व्यवहार करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। त्रिशा ने बहुत पहले ही अपने गुस्से की समस्या को सुलझा लिया था। उसने सभी तरह के लोगों से निपटने में होशियारी और चालाकी से पेश आना सीख लिया था। अगर कस्टमर्स को रेस्टोरेंट के बारे में कोई शिकायत होती तो वह सबसे पहले उनका समाधान करती। ये पहले से ही उसके नेचर का हिस्सा बन चुका था। इसलिए त्रिशा के पास सवाल पर विचार करने का समय भी नहीं था। उसने सबकॉन्शियस रूप से आंसर दिया, मैं ठीक हूँ। इसके बाद त्रिशा ठंड से कांप उठी और उसके बाल खड़े हो गए। मैंने अभी क्या किया? क्या मैंने अभी कुछ कहा? त्रिशा को सीरियसली खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। ऐसी स्थिति में वह कैसे गड़बड़ कर सकती थी? त्रिशा का हाथ थोड़ा कांपने लगा और यह फूड डिलीवरी के वजन की वजह से नहीं, बल्कि वह गंभीर रूप से डरी हुई थी। उसने बोल दिया था, क्या अभिमन्यु ने उसे पहचान पाएगी? त्रिशा ने अपना सिर नीचे किया और अपने होठों को काटा। वह अपने दिल में प्रार्थना कर रही थी, प्लीज अभिमन्यु को मुझे पहचानने न दे। मेरे पास अभी भी कोलकाता में मिले हुए बूढ़े पेरेंट्स और एक छोटा बच्चा है जिसकी मुझे देखभाल करनी है। मेरी पूरी फैमिली मुझ पर निर्भर है। बॉडीगार्ड और अभिमन्यु के पीछे आया हुआ असिस्टेंट समर चौंक गए। आज अभिमन्यु रायजादा को क्या हो गया है? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? वह एक डिलीवरी गर्ल के बारे में चिंता कर रहे हैं।
क्या अभिमन्यु रायजादा एक घमंडी और अभिमानी इंसान नहीं था, जिसे कभी किसी की कोई परवाह नहीं थी? खास तौर से एक लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। ये जरूर कोई सपना ही है। अभिमन्यु रायजादा भला कब से इतना दयालु बन गया है? अभिमन्यु एक पल पहले भावहीन था, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जो उसके कभी ना दिखने वाले आउटस्टैंडिंग चार्मिंग साइड को दिखा रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और त्रिशा से एक दर्जन से अधिक डिलीवरी बॉक्स वाले प्लास्टिक बैग को लिया और कहा, यह काफी भारी है। त्रिशा कांप उठी। उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया और अपना सिर और नीचे कर लिया। वह नहीं बता सकती थी कि यह उसकी कल्पना थी या नहीं, लेकिन अभिमन्यु की उंगली ने डिलीवरी लेते समय उसके हाथ के पिछले हिस्से को बहुत ही सॉफ्टेली सहलाया था। वह अभी भी अपने हाथ पर अभिमन्यु की उंगली से छोड़ी गई गर्मी को महसूस कर सकती थी। उसके हाथ का वह हिस्सा पूरा सुन्न हो गया था, हालांकि वह अभी भी डर से हल्की हल्की कांप रही थी। बॉडीगार्ड अवाक रह गए। वह कहना चाहते थे कि बॉस, डिलीवरी हमारे लिए है। क्यों? आप उसका शुक्रिया क्यों कर रहे हैं? क्या हमें ये नहीं करना चाहिए? रुको, हमेशा बिजी रहने वाला अभिमन्यु रायजादा क्या आज बिजी नहीं था? बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें नहीं पता था कि यह क्या हो रहा है। त्रिशा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने खाना डिलीवर कर दिया था। उसके मन में अब एक मात्र विचार आ रहा था, जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। वह 2 कदम पीछे हटी और डिलीवरी का ऑर्डर देने वाले बॉडीगार्ड को देखकर थोड़ा सा अपना सिर झुकाया। वह पलटी और चली गई। अगर उसे इस बात की चिंता न होती कि इससे वह और अधिक सस्पिशियस लग सकती है, वह जरूर अब तक भाग चुकी होती। अभी वह कुछ कदम ही चली थी, उसे अपने कानों में अभिमन्यु की आवाज सुनी, रुको। त्रिशा अपनी जगह पर जम गई। डर ने उसे अंधेरे की तरह घेर लिया था। उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। क्या वह फंस गई थी? उसे क्या करना चाहिए? डर की वजह से त्रिशा को पता ही नहीं चला कि उसने कितनी बार अपने होठों को काटा कि वहां अब जख्म होने लगे थे और अब उसके होठों से खून बहाने को तैयार था। त्रिशा सोच रही थी, क्या वह शांतिपूर्ण जीवन जिसे बनाए रखने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वह अब खत्म होने वाला था? रेशमी रुमाल पकड़े हुए एक नाजुक हाथ उसके सामने आया। उसके बाद एक आवाज आई, बारिश तुम्हारी आंखों में जा रही है। अपनी आंख साफ करने के लिए इसको रुमाल इस्तेमाल करो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। त्रिशा जम गई, मानो उसे बर्फीली झील के नीचे उसे बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया गया हो, जिससे वह एक बर्फ की मूर्ति बन गई हो। अभिमन्यु के हाथ देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके नाखून एकदम सलीके से कटे हुए थे। उसकी उंगलियां पतली थीं, जैसे कोई नाजुक ढंग से गढ़ा हुआ गहना हो। त्रिशा के पास डेफिनेटली उस आदमी के हाथ की प्रशंसा करने का समय नहीं था। वह पहले से ही अंदर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों के सामने अचानक से 5 साल पहले का दृश्य याद आ गया, जब अभिमन्यु ने कार के डोर से रूमाल पकड़े हुए अपना हाथ बाहर निकाला और उससे कार के डोर का हैंडल साफ करने के लिए कहा। वे 5 साल से नहीं मिले थे। दिल्ली का मोस्ट एलिजिबल अभिमन्यु रायजादा कब से इतने दयालु हो गए? त्रिशा ने मन ही मन सोचा, क्या वह मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है? त्रिशा ने अपने दिल में डर को दबा लिया। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, उसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है, मैं अभी भी इसे अनदेखा कर सकती हूँ। उसने अपना सिर नीचे किया और हाथ हिलाया, यह इशारा देने की कोशिश की, उसे इसकी जरूरत नहीं है। उसने जल्दी से अपने हाथ से अपनी आंखें पर जमा पानी पोंछ लिया। फिर उसने अभिमन्यु की ओर सिर हिलाकर आभार व्यक्त किया और मुड़ने की कोशिश की। हालांकि वह हिल नहीं सकी। उसकी लेफ्ट रिस्ट को अचानक पकड़ लिया गया, जिससे वह हिल नहीं पाई। अभिमन्यु का हाथ सूखा और गर्म था। त्रिशा की कलाई पतली और थोड़ी ठंडी थी। उसकी आस्तीन बारिश से गीली थी, क्योंकि वह यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाकर आई थी। कलाई पकड़े जाने पर त्रिशा कांप उठी। ऐसा लगा कि उसकी कलाई उसकी हथेली की गर्मी से जल जाएगी। त्रिशा ने सबकॉन्शियस रूप से अपना हाथ वापस खींचने के लिए स्ट्रगल किया। अभिमन्यु की पकड़ मजबूत नहीं लग रही थी, फिर भी उसे छुड़ाने में परेशानी हो रही थी। बॉडीगार्ड ने अभिमन्यु से फूड डिलीवरी ले लिया था, इससे पहले कि वह ध्यान देती। वह एक हाथ से त्रिशा की कलाई पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से रुमाल को उसके चेहरे की ओर बढ़ा रहा था। त्रिशा इतनी डरी हुई थी कि उसने तुरंत अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया ताकि अभिमन्यु का हाथ उसके चेहरे से न छू जाए। उसने सोचा, मैं निश्चित रूप से मरने वाली हूँ, ये जरूर उसका अंत है। उसे लगा कि अभिमन्यु उसका मास्क उतारने जा रहा है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने केवल उसकी आंखों के पास बारिश को साफ किया और फिर उसने रुमाल उसके हाथ में रखा
और उसकी कलाई छोड़ दी। लेकिन त्रिशा तब चौंक गई जब उसके कानों में अभिमन्यु की मीठी आवाज। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश और भी तेज हो रही है, गाड़ी चलाते समय सावधान रहना। त्रिशा अवाक रह गई। अभी क्या हुआ था? क्या उसने मुझे पहचाना या नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि अभिमन्यु को उस पर दया आ रही थी, क्योंकि वह अभी भी फूड डिलीवर कर रही थी और बाहर बारिश भी हो रही थी, जिससे त्रिशा काफी हद तक भीग चुकी थी। त्रिशा मन ही मन अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु के इतने खतरनाक बिहेवियर की वजह से उसे दयालु इंसान जैसे शब्द से वर्णन करना उन लोगों के लिए सरासर नाइंसाफी होगी जो सच में इस दुनिया में दयालु इंसान होंगे। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि अभिमन्यु समझ गया है कि रेनकोट के अंदर जो लड़की है वह त्रिशा ही है, या फिर अभिमन्यु के इस तरह से बिहेव करने के पीछे कोई और राज है? प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। अभिमन्यु के इतने खतरनाक बिहेवियर की वजह से उसे दयालु इंसान जैसे शब्द से वर्णन करना उन लोगों के लिए सरासर नाइंसाफी होगी जो सच में इस दुनिया में दयालु इंसान होंगे। त्रिशा के पास उस आदमी के बिहेवियर पर विचार करने का समय नहीं था। वह बस जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना चाहती थी। त्रिशा ने फिर दोबारा मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की, न ही उसने वहां से आ रही आवाजों को सुनने की कोशिश की। वह ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि उसे अब कुछ ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। वह जितना तेज हो सकता था उतना तेज अपने कदमों को बढ़ाते हुए अपने स्कूटर के पास पहुंची और वहां से निकल गई। त्रिशा आखिरकार सफलतापूर्वक वहां से बचकर निकल चुकी थी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अभिमन्यु की तीखी निगाहें उसका पीछा कर रही थीं। कोने से मुड़ने और उसकी नजर से ओझल होने के बाद यह अजीब एहसास आखिरकार त्रिशा के मन से गायब हो गया था। असिस्टेंट समर और बॉडीगार्ड अभी भी अपने सोच में खोए हुए थे। वे त्रिशा से भी ज्यादा हैरान थे। अभिमन्यु रायजादा, जिनका दिल उनके फ्रेंडली नेचर दिखने के बावजूद पत्थर की तरह कठोर था, उनके इस पत्थर जैसे कठोर दिल में इतनी कोमलता और दयालुता कब से आ गई? क्या यह अजूबा उस डिलीवरी गर्ल की वजह से हुआ है? अभिमन्यु रायजादा एक फूड डिलीवरी गर्ल से मिलकर इतना खुश हुआ, जबकि उसके आसपास तो खूबसूरत अप्सराओं की लाइन लगी रहती है। पर आज तक अभिमन्यु ने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। और यहाँ एक फूड डिलीवरी गर्ल जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, उसकी आंखों के अलावा उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था, फिर भी वह लड़की इस तरह का जादू कर गई कि घमंडी और आइडियल अभिमन्यु रायजादा आज पहली बार मुस्कुरा रहा था। अभी वह लोग इस सोच में गुम ही थे कि उन्हें अभिमन्यु की कड़क आवाज सुनाई देती है। अभिमन्यु ने कहा, डिलीवरी फूड को नीचे रखो और उस लड़की के पीछे जाओ। अभिमन्यु के शब्द सुनकर एक पल के लिए बॉडीगार्ड्स अपने होश खो बैठे। उन्हें समझ नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करे। बॉडीगार्ड सबकॉन्शियसली मूर्खतापूर्ण तरीके से आंसर दिया, क्या? अभिमन्यु ने सर्द नजरों से बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और गुस्से से उन लोगों को घूरा। उस लड़की के पीछे जाओ और सेफ्टी से उसके रेस्टोरेंट तक पहुंचने में मदद करो। बारिश हो रही है, सड़क खतरनाक हो सकती है। ध्यान रखना कि उसे किसी तरह से चोट नहीं आनी चाहिए। वह सेफली जब तक घर पहुंच नहीं जाती तब तक तुम लोग वापस मत आना। और हाँ, जब आना तो तुम लोगों के पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। I want her all information. Got it. सभी बॉडीगार्ड अभी भी सदमे में ही थे, लेकिन उनके पास इस बात पर ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि अभिमन्यु की घूरती नजरें उन लोगों के ऊपर ही थी। इसलिए वह लोग जल्दी से अभिमन्यु के सामने सर झुकाते हैं और जवाब में कहते हैं, जी बॉस, हम अभी उनके पीछे जाते हैं। इतना कहने के बाद बॉडीगार्ड्स त्रिशा के पीछे जाने के लिए मुड़ गए और उनके साथ ही असिस्टेंट समर भी तुरंत ही मुड़कर चुपचाप वहां से निकल जाता है। त्रिशा की कलाई भीग गई थी, इसलिए अभिमन्यु का हाथ भी थोड़ा गीला हो गया था। आमतौर पर वह तुरंत अपना हाथ पोंछ लेता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके होंठ मुड़ गए थे। अभिमन्यु की शांत आंखें खुशी से भरी हुई थीं। अभिमन्यु के दिल में अचानक से मिठास भर गया था। उसने मन ही मन कहा, यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। उसे ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ा। अभिमन्यु अपने उस हाथ को देखता है जिससे उसने त्रिशा की नाजुक कलाई को पकड़ा हुआ था। अभिमन्यु को अभी भी त्रिशा के हाथ का कोमल स्पर्श महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर खुद ब खुद एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वही त्रिशा तेजी से अपने स्कूटर को चलाते हुए जल्द से जल्द अपने रेस्टोरेंट पहुंचाना चाहती थी। वह अभी भी हल्का हल्का डर से कांप रही थी और उसके मन में उस वक्त के बारे में सोच रही थी
जब उसने पहली बार अभिमन्यु का वह भयानक रूप देखा था। अभिमन्यु से तृषा का डरना 15 साल पहले शुरू हुआ था, जब तृषा सिंघानिया परिवार की लाडली बेटी थी। वह अपने माता पिता के साथ रायजादा परिवार द्वारा आयोजित एक गेट टुगेदर में शामिल हुई थी। वह बूढ़े लोगों के बीच थोड़ी बोर हो गई थी, इसलिए टहलने के लिए गार्डन में चली गई। तभी किसी ने उसे गार्डन में बने आर्टिफिशियल कमल के तालाब में धकेल दिया। सभी लोग गेट टुगेदर के लजीज खाने का आनंद ले रहे थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तृषा उस समय पर कुछ ज्यादा ही छोटी थी। छोटी सी तृषा को उस समय तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वह पानी में गिरने के बाद उसमें छटपटाती रही, पर वह बाहर निकल नहीं पाई और कुछ देर छटपटाने के बाद वह पानी के अंदर ही बेहोश हो गई। जब तृषा जागी तो उसने देखा कि एक इंसान उसके पास आ रहा था। हालांकि तृषा को होश आ गया था, पर वह अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं आई थी। उसे अभी भी सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तृषा ने अपनी धुंधली आंखों से सामने देखने की कोशिश की तो उसे सबसे पहले 2 खून से लथपथ हाथ दिखाई दिए। उस इंसान ने अपने एक हाथ में कॉटन पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में उसके कैंची दिखाई दे रही थी। उसके पीछे एक ऑपरेटिंग टेबल थी, जिस पर एक लगभग निर्जीव खरगोश पड़ा हुआ था। खरगोश का पैर कटा हुआ था, जिससे उसका मांस और हड्डी दिखाई दे रही थी और चारों तरफ केवल खून ही खून फैला हुआ था। यह खूनी दृश्य एक बच्चे के लिए एक बुरे सपने जैसा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। उसने तृषा की ओर देखा और थोड़ी देर बाद कहा, ओह, तुम जाग रही हो, यह अच्छी बात है। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? अभिमन्यु के एक्सप्रेशन बिल्कुल अभी के जैसे ही ठंडे थे। उसके चेहरे में कोई इमोशंस दिखाई नहीं दे रहे थे। वह शुरुआत से ही काफी कठोर था। अभिमन्यु अभी तृषा को किसी राक्षस के जैसे दिख रहा था, जो शायद उसे भी बिल्कुल उस खरगोश की तरह काटने वाला है। तृषा इतना ज्यादा डर गई थी कि वह बोलना ही भूल गई थी। अभिमन्यु ने थोड़ी देर तृषा के डरे हुए चेहरे को देखा और फिर वह अपने आप ही वहां से चला गया। तभी वहां एक और यंग लड़का आया और वह तृषा को देखकर मुस्कुराया। तुम जाग रही हो? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? वह यंग लड़का राहुल था। उसके बाल गीले थे। उसकी मुस्कान सूरज की रोशनी की तरह गर्म थी। वह अभिमन्यु के विपरीत एक देवदूत की तरह लग रहा था। तृषा ने मान लिया कि राहुल ही वह इंसान था जिसने उसे डूबने से बचाया है। तब से तृषा राहुल से सीक्रेट रूप से प्यार करने लगी थी। उस समय पर राहुल तृषा के लिए एक चमकदार रोशनी की तरह था, जिसे अचानक से आकर उसकी जिंदगी में उजाला कर दिया हो। तृषा ने राहुल के बारे में सोचते ही एक आह भरी। 10 साल का प्यार व्यर्थ हो गया था। अचानक से तृषा का चेहरा अकड़ गया। उसके चेहरे पर दुख के बादल नजर आने लगे। खैर, इतने साल बीत जाने के बाद तृषा ने अपने आप को काफी अच्छी तरीके से समझा लिया था कि राहुल अब उसका कभी नहीं हो सकता। उसके पास अभय है और वही उसकी एकमात्र जीने की उम्मीद है। इसके अलावा वह अब किसी और के बारे में कभी भी सोचना नहीं चाहती थी। अभिमन्यु के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि वह घटना तृषा के मन में अभिमन्यु के लिए डर की शुरुआत मात्र थी। एक और घटना थी जो तृषा के लिए जिंदगी भर के लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया था। वह अंधेरी रात जो तृषा ने अभिमन्यु के साथ बिताई थी, वह उस भयानक रात को कैसे भूल सकती है? तृषा ने उस भयानक दृश्य को याद किया और कांप उठी। उसने जल्दी से अपने सर को झटका। अगर वह आगे इसके बारे में सोचती रही तो उसे पक्का आज रात नाइटमेयर आने वाला था। वह बस घर जाकर अपने प्यारे बेटे को गले लगाना चाहती थी। उसने यह बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उसके स्कूटर के पीछे कुछ एक्सपेंसिव गाड़ियां भी चल रही हैं। वह तेजी के साथ चलाते हुए आखिरकार अपने रेस्टोरेंट में पहुंची गई और तुरंत अंदर भाग गई। करीब 1 घंटे बाद असिस्टेंट समर परेशान भाव से अपने टैबलेट को घूर रहा था। वह थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिरकार अपने बॉस के पास गया। सर, मुझे वह जानकारी मिल गई है जो आप चाहते हैं, लेकिन अभिमन्यु ने भौहें सिकोड़ी। क्या है? असिस्टेंट समर ने अपने दांत भींचे और सिर नीचे करके अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे आज यकीन था कि यह खबर सुनने के बाद शायद उसका आज इस धरती पर आखिरी दिन हो। समर ने थोड़ा डरते हुए कहा, वह डिलीवरी करने वाली लड़की, उसका पहले से ही एक बेटा है। मुझे लगता है वह शादीशुदा है। अभिमन्यु की शांत आंखों में एक बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ। अभी अभी जो तुमने कहा है उससे फिर से रिपीट करो। असिस्टेंट समर हकलाते हुए बोला, बॉस, मैंने बस उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से पता लगाया है कि उनका एक 4 साल का बेटा था और फिर भी
असिस्टेंट समर आगे बोलते बोलते तब रुक गया जब उसने अभिमन्यु का वह डरावना चेहरा देखा। अभिमन्यु का औंधा और भी भयावह होता जा रहा था। समर रोना चाहता था, वह आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने जल्दी से डॉक्यूमेंट्स को अभिमन्यु के सामने रख दिए। आपको खुद ही इसे देख लेना चाहिए। अभिमन्यु के सामने डॉक्यूमेंट्स रखते समय असिस्टेंट समर के हाथ कांप उठे। डॉक्यूमेंट रखने के बाद वह जल्दी से पीछे हट गया, जैसे वह किसी हमले से बचने की कोशिश कर रहा हो। यह वह इंफॉर्मेशन थी जो उसने कम से कम समय में हासिल की थी। हालांकि उसकी यह इंफॉर्मेशन बहुत विस्तृत नहीं थी, लेकिन उसने लगभग सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें इकट्ठा कर ली थी। इस समय असिस्टेंट समर अपने बेटे की तस्वीर ढूंढना चाहता था। कम से कम अपनी जिंदगी के आखिरी समय में वह अपने बेटे का चेहरा तो देख ले, क्योंकि जैसी अभी उसकी स्थिति थी उसे लग रहा था कि उसका मरना तो तय है। अभिमन्यु ने उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथों में ले लिया और अपने कोल्ड ऑनरा के साथ अपनी चेयर से खड़ा हो गया और खिड़की के पास आकर दूर पीछे फैले जंगल की तरफ देखते हुए त्रिशा के ख्यालों में खो गया। बेशक त्रिशा ने अपने आप को छुपाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन अभिमन्यु की चील जैसी तेज निगाहों ने उसे एक बार देखने से ही पहचान लिया था। उसके हाथ, उसकी वो सुंदर काली गहरी आंखें, उसका कद, या फिर चाहे वह नकाब में छिपा चेहरा ही क्यों न हो, अभिमन्यु तो उसे आंख बंद करके भी केवल उसके प्रेजेंस को महसूस करके ही पहचान सकता था। फिर तो यहाँ त्रिशा खुद उसके सामने आ गई थी। अभिमन्यु को उस वक्त यकीन ही नहीं हुआ था कि यह उसकी बेवकूफ बुद्धू लड़की है। वह आज सच में उसके सामने थी, उसके बेहद करीब। आज इतने सालों बाद अभिमन्यु ने फिर से वही जानी पहचानी त्रिशा के शरीर की भीनी भीनी खुशबू को महसूस किया था। वह खुशबू जिसे उसने पिछले 5 सालों से बहुत मिस किया था। जब भी त्रिशा उसके आसपास होती थी तो उसकी भीनी भीनी खुशबू हमेशा उसे बेचैन कर दिया करती थी। और आज जब इतने सालों बाद फिर से वही जानी पहचानी खुशबू महसूस की तो अभिमन्यु बेचैन हो उठा था।